क्लस्टर्स, क्लस्टर्स देखो, क्लस्टर्स का मतलब अगर नॉर्मल अगर बात करें अपन सिंपल लैंग्वेज में तो क्लस्टर्स का मतलब होता है एक तरह से गुच्छा, गुच्छा गुच्छा जानते हो आप, ठीक है ना। मतलब एक तरह से एग्रीगेट्स को ही हम क्लस्टर्स कहते हैं। यदि 2 to 10 के पावर 7 पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो बनेगा, जो स्ट्रक्चर्स बनेगी, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा एक तरह से, उसी को अपन कहते हैं क्लस्टर्स। समझ में आ रहा है? तो क्लस्टर्स एक्चुअली क्या होता है? क्लस्टर्स होता है क्या हुआ? इतनी टेंशन में क्यों है? यार CSI नेट क्रैक करना है और ऑनलाइन ऐप्स पे इतने महंगे महंगे कोर्सेज। बस इतनी सी बात की टेंशन? अपने स्मार्टफोन में अभी डाउनलोड कर एचडॉल क्लासेस ई-लर्निंग ऐप। उस पे हर संडे होता है स्कॉलरशिप टेस्ट। स्कॉलरशिप टेस्ट देकर तू जीत सकता है 6 मंथ्स, 1 मंथ, 3 मंथ, अलग अलग वैलिडिटी के कोर्सेज एकदम फ्री में, और तू उसे फ्री एक्सेस कर सकता है। और तो और उस पे बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। Shortage of money is not a barrier anymore. Edgecon classes are always here to help you. Download our app now. एग्रीगेट्स ऑफ 2 to 10 के पावर 7 सेम और डिफरेंट पार्टिकल्स। तो सबसे पहले इसमें लिखना, देखो दीज आर एग्रीगेट्स, दीज आर एग्रीगेट्स ऑफ 2 to 10 के पावर 7, 2 to 10 के पावर 7 सेम और डिफरेंट, सेम और डिफरेंट पार्टिकल्स। मेरे साथ समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो क्लस्टर्स क्या होता है? दीज आर एग्रीगेट्स ऑफ 2 to 10 के पावर 7 सेम और डिफरेंट पार्टिकल्स। इसी को अपन क्या कहते हैं भाई? इसी को कहते हैं हम क्लस्टर्स कहते हैं। अब एक बात ध्यान देना, किसी क्लस्टर्स के अंदर क्लस्टर प्रॉपर्टी उतनी ही ज़्यादा होती है जितनी कि उसकी न्यूक्लियरिटी होती है। भाई ऐसा हो सकता है कि एक क्लस्टर के फॉर्मेशन में केवल 2 ही पार्टिकल इन्वॉल्व हो, ऐसा भी हो सकता है ये क्लस्टर के फॉर्मेशन में बहुत सारे 1000 पार्टिकल इन्वॉल्व हो गए। तो कहने का मतलब है कि क्लस्टर के फॉर्मेशन में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं उतनी ही ज़्यादा उसकी क्लस्टर्स प्रॉपर्टी होगी। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट में यहाँ पर ये बता सकता हूँ आपको कि न्यूक्लियरिटी बढ़ने के साथ साथ क्लस्टर्स प्रॉपर्टी भी क्या होती है? बढ़ जाती है। न्यूक्लियर प्रॉपर्टी बढ़ने के साथ साथ, न्यूक्लियरिटी बढ़ने के साथ साथ क्लस्टर प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो हायर द न्यूक्लियरिटी, हायर द क्लस्टर प्रॉपर्टी। समझ में आ गया होगा इस पॉइंट का मतलब क्या है? न्यूक्लियरिटी जितनी ज़्यादा होगी क्लस्टर प्रॉपर्टी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल डेट इज, जिसका मतलब हो गया कि न्यूक्लियरिटी इंक्रीज। यदि न्यूक्लियरिटी को आप बढ़ाते हो तो क्लस्टर प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। देखो क्लस्टर प्रॉपर्टी इंक्रीज। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हो, जैसे एक क्वेश्चन के द्वारा मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, इज क्लस्टर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज क्लस्टर। देखो ए ऑप्शन आपको दे दिया जैसे Fe2CO9, बी ऑप्शन आपको दे दिया जैसे Fe3CO का होल 12, सी ऑप्शन आपको दे दिया, सी ऑप्शन दे दिया जैसे IR4CO12 और डी ऑप्शन आपको दे दिया जैसे CO16। ये आपको 4 ऑप्शन दे दे। अब देखो ध्यान देना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज क्लस्टर, ये सबके सब क्लस्टर, इनको कार्बोनिल क्लस्टर्स का दे, ये भी क्लस्टर, ये भी क्लस्टर, ये भी क्लस्टर, ये भी क्लस्टर, सब क्लस्टर है। लेकिन इन सब में से आपको केवल एक को टिक करना है। समझ में आ रहा है?
तो देखो जब सब में से आपको एक को टिक करना है तो किसको टिक करोगे भाई, उसको टिक करोगे जिसमें क्लस्टर प्रॉपर्टी ज्यादा है। और इनमें से सबसे ज्यादा क्लस्टर प्रॉपर्टी किसमें होगी, उसको देखने के लिए आपको न्यूक्लियरिटी देखनी है। जिसकी न्यूक्लियरिटी ज्यादा होगी उसमें क्लस्टर प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगी। तो देख सबसे ज्यादा न्यूक्लियरिटी कहाँ पर है, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर न्यूक्लियरिटी 3 होगी, यहाँ पर 4 होगी, यहाँ पर 6 होगी। मैक्सिमम न्यूक्लियरिटी इसमें है, मतलब ये आपका आंसर होगा। जबकि अपन को पता है क्लस्टर सबके सब है, ये कार्बोनिल क्लस्टर से सबके सब यहाँ पर क्लस्टर है, लेकिन एक को टिक करना है। किस पे टिक करोगे, जिसके अंदर क्लस्टर प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है, इसलिए हमने इसको टिक किया क्योंकि इसकी न्यूक्लियरिटी ज्यादा है, मतलब इसमें क्लस्टर प्रॉपर्टी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। अब इसी में अपन बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ क्लस्टर्स। टाइप्स ऑफ क्लस्टर, देखो क्लस्टर्स कई प्रकार के होते हैं, मैं उनमें से कुछ नाम केवल यहाँ पर मेंशन करूंगा। देखो कई प्रकार के क्लस्टर्स होते हैं, जैसे अपन बात करें मिक्स्ड क्लस्टर, देखो मिक्स्ड क्लस्टर्स, मिक्स्ड क्लस्टर्स, देखो हैलाइड क्लस्टर्स, हैलाइड क्लस्टर्स, हैलाइड क्लस्टर्स, देखो कार्बोनिल क्लस्टर्स, कार्बोनिल कार्बोनिल क्लस्टर्स, कई प्रकार के क्लस्टर्स होते हैं। मिक्स्ड क्लस्टर, हैलाइड क्लस्टर, कार्बोनिल क्लस्टर, एनकैप्सुलेटेड क्लस्टर्स, एनकैप्सुलेटेड एनकैप्सुलेटेड क्लस्टर्स, एनकैप्सुलेटेड क्लस्टर्स, है ना, कई प्रकार के क्लस्टर्स होते हैं एटसेट्रा। क्लियर यहाँ तक। अब देखो ध्यान देना, इनके बारे में अपन को बेसिकली अब यहाँ पर बात करनी है। ये सबने कर लिया भाई नोट, सबने कर लिया। तो देखो इनके बारे में 1 बाय 1 अपन बेसिकली बात करेंगे कि एक्चुअली ये क्या होते हैं, मिक्स्ड क्लस्टर्स क्या होते हैं, हैलाइड क्लस्टर्स क्या होते हैं, एनकैप्सुलेटेड क्लस्टर्स क्या होते हैं, कार्बोनिल क्लस्टर्स क्या होते हैं, सबके बारे में हम बात करेंगे। देखो ध्यान देना, सबसे पहले आप हेडिंग डालना मिक्स्ड क्लस्टर्स, मिक्स्ड क्लस्टर्स, मिक्स्ड क्लस्टर्स। अब देखो मिक्स्ड क्लस्टर्स क्या होता है, देखो ऐसे क्लस्टर्स जिनमें 2 और मोर देन 2 टाइप्स के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। ध्यान देना, मैंने क्या बोला, ऐसे क्लस्टर्स जिनमें 2 और मोर देन 2 टाइप्स के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं मिक्स्ड क्लस्टर्स। समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, देखो 2 और मोर देन 2, मोर देन 2, 2 और मोर देन 2, मोर देन 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट। तो 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल चलो यहाँ पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप लिख रहा हूँ मैं H2OH3 CO का होल 10, ये कॉम्प्लेक्स ले लिया। देखिए इसकी जो स्ट्रक्चर्स है यहाँ पर, इसकी स्ट्रक्चर्स ये होती है, ऑस्मियम कितने है इसके अंदर, ऑस्मियम 3 है। ये स्ट्रक्चर जिसको होती है OS, देखो OS OS और ये, ठीक है ना। देखो कार्बोनिल कितने 10 है ना यहाँ पर, तो 10 कार्बोनिल है, तो इस तरह से इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ। देखो टोटल 10 कार्बोनिल है, तो ये हो गया 1 2 3 4, तो ये CO 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 और CO, यहाँ पर 3 3 कार्बोनिल जोड़ दो, CO CO CO, यहाँ पर भी आप 3 3 कार्बोनिल, इस पर भी 3 कार्बोनिल आप जोड़ दो, हो गया 3 ऑस्मियम हो गया, और 10 कार्बोनिल हो गया, 4 3 और 3 हो गया 10। यहाँ पर डबल बॉन्ड आपको बनाना है, ये ठीक है ना। देखो 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन इसमें एक्चुअली सेमी ब्रिज्ड हाइड्रोजन है, सेमी ब्रिज्ड हाइड्रोजन ये, और यहाँ पर कर दिया डैश 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 डैश, इस तरह से। इसी तरह से नेक्स्ट ये, और यहाँ पर कर दिया डैश डैश डैश, इस तरह से, ठीक है ना। ये इसके बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब देखो ध्यान देना, थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो स्ट्रक्चर्स के टाइम स्ट्रक्चर्स आपको थोड़ी बहुत याद होना जरूरी है। इसके अंदर देखो टर्मिनल CO, टर्मिनल CO कितने हैं, टर्मिनल CO 10 है। ये कोई ब्रिज्ड CO इसमें प्रेजेंट है क्या, नहीं है। देखो ब्रिज्ड CO कितना है, 0 है। समझ में आ रहा है। देखो मेटल मेटल बॉन्ड्स कितने हैं, मेटल मेटल बॉन्ड्स कितने हैं, देखो काउंट करो 1 2, और यहाँ पर देखो डबल है ना 3 4, तो 1 2 3 4 मेटल मेटल बॉन्ड्स है 4 है।
समझ में आ रहा है यहाँ तक? किसी को डाउट है क्या? नहीं है? देखिए इसके अंदर 2 सेमी ब्रिज्ड हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस तरह के जो हाइड्रोजन होते हैं जिसमें देखो एक तरफ तो कंप्लीट बॉन्डिंग बता रखी है, एक तरफ पार्शियल बॉन्डिंग बता रखी है। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन, इनको बोलते हैं सेमी ब्रिज्ड हाइड्रोजन। सेमी ब्रिज्ड हाइड्रोजन H एटम, जिसमें एक तरफ कंप्लीट बॉन्डिंग है, एक तरफ पार्शियल बॉन्डिंग होगी। तो इसके अंदर देखो सेमी ब्रिज्ड हाइड्रोजन कितने हैं? सेमी ब्रिज्ड हाइड्रोजन, ब्रिज्ड H एटम्स कितने हैं भाई? कितने हैं? 2। सेमी ब्रिज्ड H एटम यहाँ पर उनकी संख्या कितनी है? 2 है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट यहाँ पर अब नहीं होगा। क्लियर है भाई? समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है ना? तो कुल मिलाकर मिक्स्ड क्लस्टर्स का मतलब क्लियर हो गया होगा। ऐसे क्लस्टर्स होते हैं जिसमें 2 और मोर देन 2, कम से कम 2 टाइप्स के, 2 और मोर देन 2 टाइप्स के लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है? कर ले सभी ने नोट कर ले? किसी को कोई डाउट तो नहीं ना? मिटा दो इसको। तो मिक्स्ड क्लस्टर आ गई समझ में क्या होता है? ठीक है ना? अब देखो ध्यान देना। अच्छा एक बात और समझना है यहाँ पर, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट केस में बना रहा हूँ, मिक्स्ड क्लस्टर के लिए नॉर्मल केस है, सिर्फ ऐसे समझने के हिसाब से बना रहा हूँ मैं। देखो जैसे ये केस ले लो M2OR6, जहाँ पर M इक्वल है मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। देखो ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, M ट्रिपल बॉन्ड M, और यहाँ पर जो OR है ये इस तरह से OR। इसी तरह से यहाँ पर इधर देख सकते हैं, देखो ये OR। मिक्स्ड क्लस्टर का एग्जांपल नहीं है, अलग से ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको। देखो ध्यान देना, इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे कैसे एग्जाम्स में आ जाते हैं। ठीक है ना? अब देखो इसके अंदर मेटल बॉन्ड्स कितने हैं? मेटल बॉन्ड्स इक्वल कितने हैं? 3 है। 1 2 3। क्लियर यहाँ तक? देखो ध्यान देना, इसके अंदर टर्मिनल OR कितने हैं? 6 है। 3 3 6। ब्रिज्ड OR कितने हैं यहाँ पर? ब्रिज्ड OR देखो कोई ब्रिज्ड OR यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, 0। ठीक है? देखो इसी कैटेगरी में नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ मैं, W4OR6, सॉरी 6 यहाँ पर है ना, डबल कर दो, OR12, W4OR12। समझ में आ रहा है? देखिए इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, M और M, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है ना? देखो यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दिया। ठीक है? अब देखिए इसमें कितने OR है? 12 OR है ना। प्रत्येक मेटल पर आप 2 OR जोड़ दो। W है तो W ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैं W बना देता हूँ, है ना, ये W यहाँ पर बना दिया, ये W। ठीक है? प्रत्येक W पर टंगस्टन पर 2 R आप जोड़ दो, OR। इसी तरह से यहाँ पर OR, यहाँ पर भी आप जोड़ दो OR, यहाँ पर भी आप जोड़ दो, देखो OR। अब देखो कितने हो गए? 2 8 खत्म हो गए, बचे कितने? 4। तो उनको आप ब्रिज्ड की फॉर्म में यहाँ पर लगा दो। ये ब्रिज्ड है, प्रत्येक जगह पर यहाँ पर ब्रिज्ड OR आपको बनाना है। स्ट्रक्चर में बताना ना आपको थोड़ा याद होना जरूरी है। देखो OR ये यहाँ पर हो जाएगा, देखो OR इस तरह से अपन बना सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है कि किसी को? अब देखिए इस कंपाउंड की अगर बात करें तो इसमें मेटल बॉन्ड्स कितने हैं? देखिए इसके अंदर मेटल बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 1, तो 2 4 5 6 मेटल बॉन्ड 6 है। देखिए इसके अंदर टर्मिनल OR कितने हैं? 2 4 6 8। टर्मिनल OR कितने हैं? टर्मिनल OR कितने हैं? टर्मिनल OR 8 है। और ब्रिज्ड OR इसके अंदर कितने हैं? 1 2 3 4। देखो यहाँ पर ब्रिज्ड OR इक्वल यहाँ पर कितने हैं? 4 है। ब्रिज्ड OR यहाँ पर 4 है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि इसको अपन ने किस प्रकार से यहाँ पर किया है। किसी का कोई डाउट है क्या?
नहीं, तो क्लियर हो गया होगा कि मिक्स्ड क्लस्टर्स क्या होते हैं। ये कुछ अलग से एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, ये मिक्स्ड क्लस्टर नहीं है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि इनमें तो सारे लिगेंड क्या है, सेम है। मिक्स्ड क्लस्टर में एक्चुअली 2 और मोर देन 2 टाइप्स के लिगेंड होते हैं। ये तो केवल इसलिए यहाँ पर बताया क्योंकि एग्जाम्स के अंदर कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या तक? नहीं समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर है भाई यहाँ तक? कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब देखो क्लस्टर्स में नेक्स्ट केस यहाँ पर अपन लेते हैं एनकैप्सुलेटेड क्लस्टर्स। देखो एनकैप्सुलेटेड क्लस्टर्स, तो आप हेडिंग डालना एनकैप्सुलेटेड, एनकैप्सुलेटेड, एनकैप्सुलेटेड क्लस्टर्स, एनकैप्सुलेटेड क्लस्टर्स, ठीक है ना। अब देखो एनकैप्सुलेटेड क्लस्टर, एनकैप्सुलेटेड क्लस्टर्स में एक्चुअली क्या होते हैं, एक केविटी प्रेजेंट होते हैं। ध्यान देना, एनकैप्सुलेटेड क्लस्टर में एक्चुअली एक केविटी प्रेजेंट होती है। जो केविटी होती है उस केविटी के अंदर कोई स्पीसीज फंसी हुई रहती है, उस केविटी में फिक्स रहती है, जिसको अपन कहते हैं एनकैप्सुलेटेड स्पीसीज। और वो जो एनकैप्सुलेटेड स्पीसीज होती है वह स्पीसीज भी उस कॉम्प्लेक्स के EAN के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन करती है। यहाँ पर इतना जरूर आपको ध्यान देना है कि एनकैप्सुलेटेड जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी केविटी के अंदर केवल एक स्पीसीज ही फंसी हुई होगी। कहने का मतलब है एक क्लस्टर मॉलिक्यूल के अंदर एक स्पीसीज एनकैप्सुलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर लिख सकते हैं एनकैप्सुलेटेड क्लस्टर्स में क्या होता है, देखो एनकैप्सुलेटेड स्पीसीज इज प्रेजेंट इन केविटी। देखो एनकैप्सुलेटेड, एनकैप्सुलेटेड कैप्सुलेटेड स्पीसीज, स्पीसीज इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट इन केविटी, इन केविटी। केविटी के अंदर एनकैप्सुलेटेड स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं। देखो ध्यान देना, जनरली देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन या फिर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस प्रेजेंट एज एनकैप्सुलेटेड स्पीसीज, एनकैप्सुलेटेड स्पीसीज, कैप्सुलेटेड, कैप्सुलेटेड स्पीसीज, ठीक है ना। तो देखो एनकैप्सुलेटेड स्पीसीज केविटी में प्रेजेंट होते हैं। एनकैप्सुलेटेड स्पीसीज की फॉर्म में जनरल या तो हाइड्रोजन या कार्बन या नाइट्रोजन या फिर फॉस्फोरस वर्क करता है। समझ में आ रहा है ना। अब ये जो एनकैप्सुलेटेड स्पीसीज होती है ये भी क्लस्टर्स के EAN में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो जब EAN की कैलकुलेशंस करते हैं तो आपको इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को भी वहाँ पर काउंट करना है। तो देखो ध्यान देना, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इन EAN, अभी EAN की कैलकुलेशन करेंगे सब कुछ ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन इन EAN, EAN बाय द कंट्रीब्यूशन इन EAN, EAN by the encapsulated species, encapsulated, encapsulated species, encapsulated species। अब देखिए इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है उसके बारे में बात करें, उसके बारे में बात करें। देखो अगर हाइड्रोजन एनकैप्सुलेटेड स्पीसीज की फॉर्म में तो 1 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेगा, कार्बन होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन तो अभी 5 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेगा, फॉस्फोरस होगा ये भी 5 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेगा EAN में। समझ में आ रहा है। चलो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर अपन लेकर देख लेते हैं ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। सबसे पहले यहाँ पर अपन बात करते हैं जैसे Fe5C CO का होल 15, ये ले लें। EAN के कैलकुलेशन भी मैं आपको करके बता देता हूँ। ऐसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 99.99% मेटल कार्बोनिल तो EAN को फॉलो करते ही है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, जैसे इसकी बात करें यहाँ पर देखो समझना, यहाँ पर कितने हैं, इसकी न्यूक्लियोरिटी 5 है। तो देखो यहाँ पर इस तरह से बना रहा हूँ मैं, जैसे Fe ये एक स्क्वायर टाइप यहाँ पर बना देता हूँ Fe, ये समझ में आ रहा है। अब इस स्क्वायर के ऊपर देखो, इस स्क्वायर के ऊपर मतलब यहाँ पर एक आयरन रख देता हूँ। जो आयरन होगा उसकी बॉन्डिंग देखो, यहाँ पर जो आयरन प्रेजेंट होगा यहाँ पर उसकी बॉन्डिंग इससे भी होगी, इससे भी होगी, इससे भी होगी और इससे भी होगी। तो यहाँ तो देखो भाई हवा में तो कुछ रख के बता नहीं सकता ना मैं, इसलिए उसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जो आयरन लिख रहा हूँ एक्चुअली उसको आप कहाँ पर एज्यूम करना, उसको मानना कि ये यहाँ पर है इस स्क्वायर के ठीक ऊपर, या तो ठीक ऊपर बता दो या ठीक पीछे बोर्ड के पीछे आप बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ
ठीक है ना। अब इसकी बॉन्डिंग इससे 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 प्रत्येक से होगी ना, तो इसको इस तरह से यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। ये होगी, समझ में आ रहा है ना, किसी का डाउट है कि नहीं है ना। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर CO कितने हैं भाई, CO FeCO 15 करना, 15 CO कितने हो गए यहाँ पर 15 हो गए ना। तो देखो आयरन कितने, आयरन तो 5 है, CO कितने 15 है। इसका मतलब प्रत्येक आयरन पर कितने CO जाएंगे 3, 3 × 5 15 हो गया। तो देखो प्रत्येक आयरन पर आप 3 CO को यहाँ पर जोड़ दो इस तरह से, है ना, प्रत्येक पर 3 को जोड़ दो, CO इस तरह से प्रत्येक पर जोड़ दो इस तरह से। यहाँ पर भी कर दो भाई, देखो CO यहाँ पर भी जोड़ सकते हो, CO इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर है भाई यहाँ तक, ठीक है ना। और देखिए कार्बन के एनकैप्सुलेटेड फॉर्म में ना, आप देखो ध्यान देना, ये आयरन यहाँ पर है, बाकी 4 आयरन एक स्क्वायर बना रहे हैं और इस स्क्वायर के ऊपर एक आयरन बोर प्रेजेंट है। तो बीच में एक कैविटी बनी नहीं बनी, बीच में एक कैविटी बन गया ना, खाली जगह। कैविटी मतलब क्या हो गया, वैकेंट स्पेस हो गया, ठीक है ना। अब ये जो वैकेंट स्पेस है, कैविटी है, इस कैविटी के अंदर एनकैप्सुलेटेड स्पीशीज जाकर फिक्स हो जाएगी। यहाँ पर एनकैप्सुलेटेड कौन है भाई, कार्बन है, तो कैविटी के अंदर आप कार्बन को फिक्स कर दो ये। अब इस कार्बन की इंट्रैक्शन एक्चुअली ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक आयरन से होगा, तो एक्चुअली कैविटी में फंसा हुआ है, तो ये सभी के कांटेक्ट में, एक तरह से इन सभी के कांटेक्ट में है। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, इस तरह से ये हो गया, ठीक है ना। अब मान लो आपको जैसे EAN का कैलकुलेशन करनी, इसकी EAN की कैलकुलेशन करोगे, कैसे करोगे भाई, देखो EAN, चलो कैलकुलेशन करके देखते हैं। EAN के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन कर लो, EAN ऑटोमेटिक आ जाएगा, उससे आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। आयरन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3d6 4s2 कितने हो गए, 3d6 6 4s2 2 6 + 2 8, 8 इंटू आयरन कितने यहाँ पर 1 2 3 4 5, 8 × 5 प्लस प्रत्येक कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 × 15 2 × 15 प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड। देखो प्रत्येक मेटल बॉन्ड की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने पड़ेंगे आपको, 2 इलेक्ट्रॉन। तो भाई एक मेटल बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें मेटल बॉन्ड देखना आप, देखो एक तो ये रहा, ये दिख गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 हो गया। ध्यान देना 1 2 3 और 4, उसके साथ 5 6 7 8 हो गया ना, ये 5 ये 6 दिख रहा है, 7 और 8, तो मेटल बॉन्ड 8 हो गया। तो 2 × 8 प्लस एनकैप्सुलेटेड स्पीशीज भी है, मैंने क्या कहा, ये भी EAN के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं। एनकैप्सुलेटेड स्पीशीज भी EAN के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर कर दो 4, कि कार्बन का कंट्रीब्यूशन कितना है EAN में, कार्बन का कंट्रीब्यूशन लिखा था ना भाई, खा गया ये, कार्बन का कंट्रीब्यूशन कितना है 4 इंटू इसकी संख्या तो 1 ही है, ठीक है ना। अब बाई यहाँ पर देखो, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो पर एटम काउंट करोगे ना। अब कितने मेटल है, 5 है, तो पर एटम काउंट करोगे तो इसको 5 से डिवाइड कर दो। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इक्वल, चलो 8 × 5 40, 2 × 15 30, 2 × 8 16, 4 × 1 4 बाई 5। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इक्वल कितना हो गया भाई, देखो ध्यान दो, चलो जोड़ के देख लेते हैं। 4 + 16 20, 20 + 30, 20 + 30 कितना हो गया 50, 50 + 40 90, यहाँ पर हो गया 90, 90/5 = 80, कितना हो गए 18। तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 आ गया ना। अब देखो ध्यान देना, आयरन 3D सीरीज का या 4D सीरीज का या 5D सीरीज का, आयरन 3D सीरीज का है ना। अगर 3D सीरीज का कोई भी एलिमेंट हो और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 आ जाए तो उसका EAN कितना होगा भाई, EAN होगा उसका 36। तो EAN = 36। सपोज करिए 4D सीरीज का होता तो EAN कितना होता, फिर EAN 54 होता। ये अगर 5D सीरीज का होता तो EAN कितना होता, EAN 86 यहाँ पर होता। इसके बेसिस पर आप कैलकुलेशन कर सकते हो। दूसरा देखो, ये जो कंपाउंड इसके अंदर देखो ब्रिज्ड CO कितने हैं, देखो ब्रिज्ड CO, कोई ब्रिज्ड CO ये क्या नहीं है, 0 है। टर्मिनल CO कितने हैं, टर्मिनल CO कितने हैं, टर्मिनल CO देखो 3 3 3 3 3, तो टोटल हो गया 15, सबके सब टर्मिनल है। देखो मेटल बॉन्ड कितने हैं, मेटल बॉन्ड्स कितने हैं
मेटल मेटल बॉन्ड देखो 4 4 8, तो 1 2 3 1 2 3 4 और 5 6 7 8 हो गया। समझ में आ रहा है? देखो एनकैप्सुलेटेड स्पीसीज कौन से? कार्बन। एनकैप्सुलेटेड स्पीसीज क्या है? कार्बन है, ये कार्बन है। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो देखो क्वेश्चंस का तरीका यही होता है एक्चुअली, कुछ भी नहीं। जैसे मेटल मेटल बॉन्ड पूछ लिया है ना, जैसे आपसे क्या पूछ लिया, मेटल मेटल बॉन्ड्स की संख्या पूछ ली, ब्रिज्ड CO की संख्या पूछ ली, टर्मिनल CO की संख्या पूछ ली, ठीक है ना। तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उनको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपके नहीं आएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा, यहाँ पर आयरन मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4। पर आयरन मेटल मेटल बॉन्ड कितने हो गए? देखो 1 2 3 4। समझ में आए ना? तो ये भी लिख देता हूँ। इसमें 4 है, किसी में देख लो 1 2 3। यहाँ पर इसमें ये कितना 4 हो गया। इसमें देखो 1 2 3, इसमें देखो 1 2 3, जबकि इस पे देखो 1 2 3 4। थोड़ा वेरिएशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। देखिए इसके अंदर मेटल मेटल बॉन्ड पर आयरन कितने होंगे? 3 हो गए, जबकि यहाँ पर मेटल मेटल बॉन्ड पर आयरन कितने हो गए? 1 2 3 4। एंड थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो पर आयरन मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं? इसमें 4 है, जबकि इसमें कितने हैं? यहाँ पर 3 है। समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सबके मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है भैया? यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? है क्या कोई डाउट? नहीं, सबके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर है ना? देखो अब एनकैप्सुलेटेड स्पीसीज के कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। देखो एक को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लो, एक एग्जांपल्स आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया तो बाकी केस बहुत ही आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। किसी को भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखो नेक्स्ट केस यहाँ पर हम लेते हैं, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं Fe6C CO का होल 16 - 2, ये कैसे ले लेते हैं। अच्छा इनकी कैलकुलेशन आपको आई गई, अब आप आराम से खुद करके देख सकते हो, बताने की उसका आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर से आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर आयरन की संख्या कितनी? 6, तो इसकी न्यूक्लियरिटी कितनी होगी? 6 होगी ना। 6 न्यूक्लियरिटी पर कैसे बनेगा स्केलेटन? Fe, देखो Fe ये, और यहाँ पर देखो Fe ये यहाँ से यहाँ पर, ठीक है ना। इसी से इसको मिला दो, ये सब बता रखा है पहले मैंने आपको। Fe ये यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, ये बनेगा। एनकैप्सुलेटेड स्पीसीज क्या कार्बन है ना, इसका बीच में यहाँ पर डाल दो, इस कार्बन को बीच में डाल दो भाई। देखो ये यहाँ पर इसको डाल दिया, ये यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर। समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर कितने CO है? 16 CO है ना। अब देखो इन 16 CO को आपको किस प्रकार से अरेंज करना है, इसके बारे में करें बात। देखो आपको क्या करना है, जैसे ऊपर वाला जो आयरन है इसमें 3 CO जोड़ दो, 1 2 3, और बाकी जितने भी आयरन बचे ना उन सभी पर आप 2 2 CO जोड़ दो। तो यहाँ पर 3 हो गए, बाकी पर 2 2 जोड़ो, CO, इस पर भी 2 जोड़ो, CO, यहाँ पर भी 2 आप जोड़ दो, CO, यहाँ पर भी 2 आप जोड़ दो, देखो CO, यहाँ पर भी 2 CO आप जोड़ दो, CO। अब देखो कितना 3 2 2 2 2, तो 5 × 2 ये तो हो गया 10, 10 + 3 13 हो गया। जबकि यहाँ पर कितने 16 है ना, टोटल CO आपके पास हो गया 13, जबकि यहाँ पर कितने 16 है, बचे कितने 3 जो CO है उनको आप इस तरह से जोड़ दो, वो ब्रिज्ड CO होंगे। जैसे एक यहाँ पर जोड़ दिया, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट CO को एक यहाँ पर जोड़ दो आप, यहाँ से यहाँ पर, इस तरह से एक CO को आप यहाँ पर जोड़ दो, डबल बॉन्ड हो यहाँ से यहाँ पर, इस तरह से आप यहाँ पर जोड़ सकते हो। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स बन गया, ऊपर चार्ज कितना है -2, उसको यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। अब EAN की कैलकुलेशन आप चाहो तो कर सकते हो, EAN के कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आपके नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो, जैसा तरीका बता रखा है। समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान देना, मेटल बॉन्ड्स की बात करें तो कितने हो गए, यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो मेटल बॉन्ड्स कितने हैं, मेटल बॉन्ड्स कितने हो गए यहाँ पर। देखो एक हेक्सेन न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल है, मेटल बॉन्ड की संख्या 12 हो जाएगी। यहाँ पर काउंट करना देखना चाहो तो देख सकते हो, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4,
हो गया 1 2 3 4। देखिए 5 6 7 8 और 4 इससे 9 10 11 12। तो मेटल मेटल बॉन्ड्स इक्वल हो गया 12। ठीक है ना। देखो टर्मिनल CO कितने हैं? टर्मिनल CO कितने हैं? टर्मिनल CO देखो टर्मिनल, देखो 16 में से 3 ब्रिज है, बाकी जितने में बचे सब टर्मिनल है। तो इसका मतलब 16 में से 3 माइनस कर लो तो कितना बचे भाई? 16 माइनस 3 13। तो देखो ब्रिज्ड CO कितने हैं? ब्रिज्ड CO इक्वल यहाँ पर 3 है। ये 1 2 3। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। और इसी तरह से अपन चाहे तो इसके EAN की भी बात कर सकते हैं, वो सब अपन को पता है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, किसी को यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। सबके समझ में आ रहा है भाई? क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है क्या? अब देखो नेक्स्ट केस यहाँ पर अपन देखते हैं। देखो नेक्स्ट केस यहाँ पर मैं ये ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर आयरन की जगह मैं ये कर देता हूँ RU6C CO17 और यहाँ पर इस चार्ज को हटा देता हूँ। इस कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। अब देखो इस कॉम्प्लेक्स के अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें, इस क्लस्टर की स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर्स कैसी होगी समझना आप यहाँ पर ध्यान देना। देखो वही इसकी भी न्यूक्लियरिटी 6 है, तो हेक्सान न्यूक्लियर का केस है तो भाई यहाँ पर अब RU आ जाएगा। तरीका तो वही सेम होगा, इसे ये यहाँ पर एक स्क्वायर बना दो सबसे पहले इस तरह से, ठीक है ना। टोटल 6 है, एक ऊपर यहाँ पर बना दो RU, एक नीचे यहाँ पर बना दो RU। इसको भी इन से आप जोड़ दो, समझ में आ रहा है? इसको भी जोड़ दो सभी से इस तरह से, ये यहाँ पर बन गया। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। अब देखो बीच में एनकैप्सुलेटेड स्पीशीज कार्बन हो गया, कार्बन को सभी से यहाँ पर कनेक्ट कर दो, इस तरह से आप इसको बता दो। ये समझ में आ रहा है ना यार? ठीक है ना। अब देखो CO कितने 17 है ना, 17 है तो आप कैसे बनाओगे? देखो ध्यान देना, प्रत्येक पर यहाँ से यहाँ तक आप 3 CO जोड़ो। प्रत्येक पर कितने? 3 CO जोड़ो। यहाँ पर CO CO CO, इसी तरह से यहाँ पर भी 3 CO जोड़ो, CO CO, यहाँ पर भी 3 CO जोड़ो, CO CO CO, यहाँ पर भी 3 CO जोड़ो आप, CO CO CO, ठीक है ना। अब बचे ये 2 पर यहाँ पर 2 CO जोड़ो। देखो CO CO, यहाँ पर भी जोड़ो CO CO। अब देखो 1 CO आप यहाँ पर जोड़ दो, यहाँ से ये ब्रिज्ड CO होगा 1, ये ब्रिज्ड CO होगा C डबल बॉन्ड O। ये स्ट्रक्चर से इसकी होती है, ठीक है ना। काउंट करो 17 कार्बन हो रहा ही नहीं हो रहा। देखो ध्यान देना 3 3 3 3, तो 3 × 4 12 हो गया, 3 × 4 12 12 13 14 15 16 17। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसके बारे में पॉइंट यहाँ पर अपन लिख लेते हैं। जैसे अपन बात करें मेटल मेटल बॉन्ड्स, हेक्सान न्यूक्लियर है भाई, मेटल मेटल बॉन्ड गिनने की जरूरत नहीं, 12 होगा, और गिनना चाहो तो गिन भी सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। देखो नेक्स्ट बात करें ब्रिज्ड CO, ब्रिज्ड CO कितने हैं? देखो ब्रिज्ड CO केवल 1 है, 1। टर्मिनल CO कितने? बाकी जितने में बचे सबके सब क्या है? टर्मिनल है। तो टर्मिनल CO 16 है, क्योंकि 17 में से 16 तो टर्मिनल है और ब्रिज्ड केवल 1 होगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखो एनकैप्सुलेटेड स्पीशीज क्या है? एनकैप्सुलेटेड स्पीशीज, एनकैप्सुलेटेड स्पीशीज क्या है यहाँ पर? ये कार्बन है। समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सबके सारे पॉइंट मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी के? हाँ कर लिया भाई सभी ने, नोट कर लिया, मिटा दो इसको। चलो अब इसी में चेंज कर देता हूँ। देखो RU6N CO16, देखो RU6N CO16 ये ले लेता हूँ। देखो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड कितने हैं? यहाँ पर 16 हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने? 17 हैं। देखो RU तो एज इट इज हो ही जाएगा, लेकिन एनकैप्सुलेटेड यहाँ पर अब कार्बन नहीं बल्कि क्या है? नाइट्रोजन है। तो एनकैप्सुलेटेड इस कार्बन के स्थान पे मैं नाइट्रोजन कर देता हूँ, ये नाइट्रोजन हो गया, ठीक है ना। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें तो 17 है, जबकि यहाँ पर कितने हैं? 16 है। एक कार्बन मोनोऑक्साइड आप यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटाते अब कितने बच गए? अब 16 ही बच गए। तो यहाँ पर देखो 2, यहाँ पर कितने? 3। तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए आप एक को ब्रिज बना दो यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब देखो ध्यान देना, ये ब्रिज्ड CO हो गया, ब्रिज्ड CO इस तरह से बना दो इसको, ये। अब देखो कार्बन, अब आप देखो यहाँ पर CO कितने हो रहे हैं? 3 3 6 3 3 6 8
10, 12, 14, 15, 16 हो गया 16। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब देखो मेटल मेटल बॉन्ड वही हेक्सेन न्यूक्लियर है, हेक्सेन न्यूक्लियर है तो मेटल मेटल बॉन्ड तो 12 ही होंगे, लेकिन ब्रिजिड CO की संख्या कितनी 2। अब टोटल तो 16 में से ब्रिजिड CO कितने 2, तो 16 - 2 बचे कितने 14, जो 14 बचेंगे वो क्या होंगे टर्मिनल CO होंगे। और एनकैप्सुलेटेड स्पीशीज की बात करें तो इसके अंदर क्या, इसके अंदर एनकैप्सुलेटेड स्पीशीज नाइट्रोजन है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट यहाँ पर अब नहीं होगा। सबके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर है भाई? यहाँ तक सबके समझ में आ रहा है ना? अब देखो नेक्स्ट केस यहाँ पर देखते हैं अपन, नेक्स्ट केस यहाँ पर देखते हैं, यही पर इसी में बना देता हूँ मैं साथ में। देखो AuC PPH3 का होल 6 + 2 AU6 C PPH3 का होल 6 ये होगा ना, यहाँ पर गोल्ड है AU6 C PPH3 का होल 6 + 2। देखो ये भी हेक्सेन न्यूक्लियर है तो स्केलेटन तो भाई बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा। इसका स्केलेटन बना देता हूँ मैं यहाँ पर, देखो इसको थोड़ा सा मैं सही बना देता हूँ इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से इसको बना देता हूँ। प्रत्येक यहाँ पर मैं प्रत्येक इसका जो कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर गोल्ड जोड़ देता हूँ AU। प्रत्येक जगह पर आपको AU लगाना है, AU यह AU, यहाँ पर भी AU और यहाँ पर भी AU, यहाँ पर भी AU, ठीक है ना। इसकी बॉन्डिंग आप इससे भी बताओ, इसकी बॉन्डिंग इससे भी बताओ, इसकी बॉन्डिंग इससे और इसकी बॉन्डिंग इससे, हो गया हेक्सेन न्यूक्लियर, ठीक है ना। एनकैप्सुलेटेड के कार्बन है तो कार्बन को बीच में आप डाल दो एनकैप्सुलेटेड फॉर्म में, इस तरह से कार्बन को बीच में यहाँ पर डाल दो। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर देखो PPH3 कितने 6 है ना, और न्यूक्लियरिटी भी 6 है, तो प्रत्येक गोल्ड से एक PPH3 आपको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर PPH3, यहाँ पर भी PPH3, प्रत्येक से एक PPH3 को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो PPH3, यहाँ पर भी PPH3, यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा PPH3, यहाँ पर भी PPH3, इसी तरह से यहाँ पर भी PPH3 आपको करना पड़ेगा। और चार्ज कितना है +2 है ना, इसलिए यहाँ पर ऊपर की तरफ आप +2 लगा दो, ये ऊपर की तरफ यहाँ पर +2 लगा दो। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, किसी को यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। सबके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर है? तो एनकैप्सुलेटेड क्लस्टर्स क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। एनकैप्सुलेटेड क्लस्टर ऐसे क्लस्टर्स होते हैं जिनमें कैविटी के अंदर कोई एनकैप्सुलेटेड स्पीशीज प्रेजेंट होती है। एनकैप्सुलेटेड स्पीशीज भी EAN में कंट्रीब्यूशन करती है। जैसे यहाँ पर एनकैप्सुलेटेड नाइट्रोजन है, स्पीशीज एनकैप्सुलेटेड स्पीशीज नाइट्रोजन है तो कंट्रीब्यूशन कितना करेगा 5 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन करेगा। यहाँ पर एनकैप्सुलेटेड कार्बन है तो EAN में इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 4 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है ना। ये क्लस्टर्स के अंदर एनकैप्सुलेटेड स्पीशीज की संख्या केवल 1 होगी, ये आप ध्यान देना। समझ में आ रहा है? वही अपन यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे मेटल बॉन्ड कितने इसमें, देखो मेटल बॉन्ड्स कितने इसमें, मेटल बॉन्ड्स वही हेक्सेन न्यूक्लियर है, 12 मेटल बॉन्ड होंगे, ठीक है ना। इसमें कोई ब्रिज्ड ग्रुप प्रेजेंट होगा ही नहीं, ब्रिजिंग लिगेंड इसमें प्रेजेंट नहीं है। जितने भी लिगेंड यहाँ पर प्रेजेंट है सबके सब टर्मिनल है, एनकैप्सुलेटेड के कार्बन है। इस तरह से यहाँ से बेसिक क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सबके क्लियर हो गया होगा एनकैप्सुलेटेड क्लस्टर्स क्या होते हैं और किस टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है? क्लियर है? सभी के क्लियर है? चलो करो इसको कंप्लीट नोट।